हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 हत्या नंबर 2। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को फिनिश कर लिया है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट आता है तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डाउट तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 2। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? बहुपद। ओके, यानी अध्याय नंबर 2 का नाम क्या है? बहुपद। तो बहुपद में सबसे पहले हमें क्या समझना है? बहुपद में सबसे पहले हमें समझना है कि इसकी परिभाषा क्या है। ओके, तो देखिए इसकी परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि किसी बीजी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ओके, अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं, इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा जिनके बिना आप बहुपद को नहीं समझ सकते। जैसे देखिए सबसे पहला शब्द है बीजी व्यंजक। आपको पहले पता होना चाहिए कि बीजी व्यंजक क्या होते हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और चर की घात क्या होती है। ओके, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है या पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, की बात तो हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं। इसके बाद आपको पता लगेगा कि बहुपद क्या है। इसका मतलब जब आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर की घात क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, तब आपको बहुपद बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बहुपद आखिर कहते किसको हैं। ओके, तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बीजीय व्यंजक। तो देखिए बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? ऐसा व्यंजक जो चर तथा अचर से मिलकर बना हो। देखिए चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल और अचर को कहते हैं कांस्टेंट। अब समझते हैं कि चर यानी वेरिएबल क्या होते हैं और अचर यानी कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखिए चर, चर का मतलब यानी कॉस्ट, वेरिएबल का मतलब हो गया कि ऐसी कोई वैल्यू जो अपने आप को बदलती है। जैसे a+5 लिखा मैंने और इसमें लिखा 10, और मैंने इस बार लिखा a+10 और ये लिख दिया मैंने 20, और फिर लिखा है a+3 और इसको मैंने लिख दिया 7। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है यानी जो चर है वो तो है आपका a। ओके, तीनों में। और अचर यानी कांस्टेंट यानी जिनकी वैल्यू नहीं बदलती, जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है। देखिए 5, आप 5 को कहीं भी लिखिए, मैंने 5 को इसके साथ जोड़ा है तो यहाँ पर ये 5 की वैल्यू मतलब 5 ही है, कुछ है नहीं हो जाएगी। ठीक है, 10 का मतलब यहाँ पर 10 ही है, 10 से इसके साथ जुड़ रहा है, 11 नहीं जोड़ सकते आप। ठीक है, आप 10 को कहीं भी लिखिए, किसी के गुणा कीजिए, किसी के साथ जोड़िए, किसी के साथ घटाइए, आप 10 ही लेंगे हमेशा। ठीक है, लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए इसमें अगर आप एक ही वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? आप 5 को उधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो इस केस में तो एक ही वैल्यू आ गई 5। इस केस में बात करें तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 को उधर भेजोगे तो क्या आ गई? 10। और इस केस में बात करें तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 3 यानी कि 4। तो देखिए यहाँ पर तो एक की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ 10 आ गई या 4 आ गई। इसका मतलब एक की वैल्यू बदल रही है। इसका मतलब ए क्या हो गया? ए हो गया आपका चर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बदल रही है। ओके, ठीक है, लेकिन 5 10 ये तो अपनी जगह फिक्स है। 5 10 यानी ये जो नंबर्स आपने आज तक देखे हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी उनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। अब देखिए नॉर्मली जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी ए बी सी डी इस प्रकार से जेड तक जाएंगे, आप कैपिटल भी ले सकते हो। ओके, तो इन सभी को हम नॉर्मली कहते हैं, तो इन सभी को नॉर्मली हम कहते हैं वेरिएबल यानी कि चर। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू बदल रही है तो इनको हम चर कहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए कि ए बी सी, जैसे मान लीजिए a² + b + c, तो इसमें x y और z ले लेते हैं बराबर 0, तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि a b c चर है। ठीक है, और x y z आपके अचर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही अल्फ़ाबेट्स आ गए। अब देखिए ABC को मैंने कहा चर और एक्स वाई जेड को कहा मैंने अचर। इसका मतलब जो अचर है यानी एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू आप पूरी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आप निकाल के लाओगे वो फिक्स रहेगी, या जो भी वैल्यू आपको दी होगी वो फिक्स रहेगी। जहाँ भी आप एक्स वाई जेड का यूज करोगे उनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको अचर बोला गया है। अगर ABC की बात करें
तो एबीसी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये अचर है, ठीक है। और आपको कोई संख्या दी गई है जैसे 5, 6, 7, तो ये तो कांस्टेंट है ही, ये तो अचर है ही, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर अल्फ़ाबेट्स में बात करें, अगर अल्फ़ाबेट्स में उन्होंने आपको कह दिया कि एबीसी चर है और एक्स वाई जेड आपको अचर लेने हैं, तो एबीसी की वैल्यू बदलेगी और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमेशा फिक्स मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, यानी अचर है। ओके, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नंबर्स हैं जितने भी, वो तो कांस्टेंट है ही, यानी कि वो अचर है ही। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर उनमें भी कुछ वैल्यू को एग्जामिनर ने यानी क्वेश्चन पूछने वाले ने बोल दिया है कि आपको अचर लेनी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू अब कांस्टेंट बन चुकी है, वो वैल्यू अचर बन चुकी है और उनकी वैल्यू यानी उनका मान चेंज नहीं हो सकता पूरी क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब देखिए आपको बीजीय व्यंजक समझ में आए होंगे कि जो अचर और चर से मिलकर बनेंगे उनको बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके बाद आपको चर समझ में आया, और चर की घात का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है, एक चर वेरिएबल हो गया, ठीक है। जब तक मैंने नहीं कहा है कि एक्स एक चर है या अचर है, आपको एक चर ही मानना है, इसको वेरिएबल ही मानना है। अगर मैंने कह दिया कि ये अचर है, तब आपको ये अचर मानना है, यानी कांस्टेंट मानना है। यानी जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि एक्स वाई जेड या जो भी अल्फ़ाबेट आप यूज कर रहे हो, ए बी सी डी से लेकर जेड तक, अगर आपको नहीं कहा गया कि ये एक अचर राशि है, तो आपको हमेशा उसको चर ही मानना है, ठीक है। जैसे इसमें देखें, अगर एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, तो अगर इसमें नहीं कहा गया है कि एक्स को आपको चर लेना है या चर, तो आपको चर ही लेना है, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया, एक चर राशि हो गई, और इसकी घात कितनी है, 2, ठीक है। तो इसको घात ही कहते हैं, यानी चर की घात आपको समझ में आ गई। अगर मैंने लिखा होता वाई क्यूब, तो चर कौन सा है, वाई, और इसकी घात कितनी है, 3, ठीक है। तो आपको ये वाली टर्म यानी ये वाला पद भी समझ में आ गया, आपको बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। अब धनात्मक पूर्णांक की बात करें, आपको पता है पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जिनमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जिनमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 0 होता है, और नेगेटिव में -1 -2 ये सब होते हैं। लेकिन आपको कौन से लेने हैं, पॉजिटिव वाले, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो इन सभी को मिला देंगे, यानी कि आपको धनात्मक पूर्णांक समझ में आया, ठीक है, जो 1 2 3 4 है, और पूर्ण संख्या समझ में है जो 0 से स्टार्ट हो रही हैं। जब आप इनका यूज करोगे, तो इनसे जो बीजीय व्यंजक बने, तो वो बहुपद कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले लिखा है 2x, इसके बाद लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 5, इसके बाद लिखा है 4x की पावर -2 प्लस 5। अब देखिए क्या ये तीनों बहुपद हैं या नहीं, देखिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये बीजीय व्यंजक है क्या। तो देखिए बीजीय व्यंजक क्या कहता है कि आपको इसमें चर और अचर दोनों होने चाहिए। तो देखिए इसमें अचर राशि है क्या, नहीं है, तो इसमें मैं 0 ऐड कर देता हूँ, 0 जोड़ने पर इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें चर राशि है क्या, बिल्कुल है, x, ठीक है, और 2 एक अचर राशि है, तो ये बीजीय व्यंजक तो है। अब बीज इसमें चर की घात है क्या, x की घात 1 है, क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, चर की घात धनात्मक पूर्णांक है क्या, यानी 0 1 2 3 इस प्रकार से है क्या, या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक धनात्मक पूर्णांक है और पूर्ण संख्या भी है। तो ये इस तरह से जो पूरा व्यंजक बना है, ये एक बहुपद है। तो इसका मतलब 2x क्या हो गया, आपका एक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये चर अचर से मिलकर भी बना है, और इसकी घात, मेन आपको घात पर फोकस करना है, आपको ध्यान देना है घात पर। तो इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, 1 है, एक धनात्मक पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है, तो ये क्या कहलाएगा, एक चर राशि कहलाएगी। और इसमें बात करें, देखिए इसमें घात 2 है, और घात 2 यानी पूर्ण संख्या होती है और धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्या क्या होगा, एक बहुपद होगा। लेकिन इसकी बात करें तो इसकी घात कितनी है, चर की घात, चर की घात है यहाँ पर -2, लेकिन -2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन क्या ये बीजीय व्यंजक है, देखिए बीजीय व्यंजक है, इसमें चर अचर राशि भी है, चर राशि भी है, तो बीजीय व्यंजक तो है, ठीक है। लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ओके, अगर आपसे बात करें √x+5, क्या ये एक बहुपद है, नहीं, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 प्लस 5। तो मैंने आपको कहा था कि जो चर राशि है उसकी घात क्या होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक है क्या, नहीं, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी एक आपका बहुपद नहीं होगा। ओके, चलते हैं आगे।
अब देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ शब्दावली को समझना है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको शब्दावली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चर कितने होने चाहिए, एक, ठीक है, यानी कोई एक्स वाई जेड ए बी सी कोई एक ही होना चाहिए। तो जैसे मैंने ले लिया x+5 x³ + x² + x⁻100 + 7 x⁻1000 + 1। तो क्या ये सभी एक चर वाले बहुपद है क्या? पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये बहुपद हैं, तो आपको सीधा पावर पे चले जाना है। पावर पूर्ण पूर्ण संख्या है सब में, ठीक है, इसमें भी पूर्ण संख्या है, इसमें भी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या एक बहुपद है। अब ये बहुपद है तो क्या इसमें वेरिएबल एक ही है? देखिए इसमें वेरिएबल x है, इसमें भी x ही है, सब में इसमें x है और इसमें भी x है। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद कहलाएगा? बिल्कुल। अगर देखिए मैं इसको ऐसे लिखूं, x, केवल x की बात करूं तो ये भी एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो इस तरह के जो आपको बहुपद मिलेंगे वो किस तरह के, वो कौन से होंगे? एक चर वाले बहुपद, जिनमें जो चर है, जो चर राशि है वो एक ही होनी चाहिए, या x हो सकता है या y हो सकता है, z a b c d कुछ भी, यानी एक ही होना चाहिए। अब देखिए अगर मैंने ऐसे लिखा होता x+y = 7, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद कहलाता? नहीं, क्योंकि देखिए एक चर तो ये हो गया, एक चर ये हो गया y, तो जो दो चर वाला हो गया, ठीक है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। ओके, अब देखते हैं बहुपद के पद। बहुपद के पद किसको कहते हैं? देखिए एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पर x² + 3x + 5, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि बहुपद के पद कौन कौन से हैं। तो देखिए बहुपद के पद कौन कौन से होंगे, तो देखिए बहुपद के पद, तो एक पद तो ये रहा x², दूसरा पद ये रहा 3x और तीसरा पद ये रहा 5। तो यानी ये जो बहुपद है इसमें पद कितने हो गए? 3। इसका मतलब जो प्लस या माइनस से जो सेपरेट अलग अलग हो रखे होंगे, क्या वही बहुपद के पद होंगे? बिल्कुल। देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता y² - 3y + 7, तो इस बहुपद के पद कितने हैं? इसमें भी 3 है। देखिए ये ये दोनों माइनस से सेपरेट है, माइनस से अलग है, और ये दोनों किससे सेपरेट है, यानी किससे अलग अलग हुए हैं? प्लस से। तो इसमें कितने पद हो गए? 3। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद 7 हो गया, ठीक है। देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं 7 और y⁻0, और y⁻0 आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है? 1। ऐसे ही यहाँ पर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? x⁻0, ठीक है। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एग्जाम्पल 5x³ + 7x² + 3x + 10 = 0। ये मैंने एक बहुपद लिख दिया। ओके, तो आपको बताना है इसमें कि गुणांक, यानी आपको पूछेगा वो कि x³ का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x⁻0 का गुणांक क्या है, और x का गुणांक क्या है। तो देखिए आपको क्या करना है, x³ का गुणांक पूछा है तो आप x³ के पास चले जाइए। x³ के पास आप गए तो इससे पहले जो नंबर इसमें लिखा रहता है वही इसका गुणांक होता है, यानी x³ के साथ में जो भी गुणा में लिखा होगा वो क्या क्या होगा? x³ का गुणांक। अगर x की बात करें, x का गुणांक क्या है, तो x के पास चले जाइए। x के साथ जो भी गुणा में लिखा है वो इसका क्या है? गुणांक है। x⁻0 का गुणांक क्या है? तो देख x⁻0 का मतलब इस सीधी सीधी किसकी बात कर रहा है? ये कांस्टेंट टर्म यानी अचर वाले पद की बात कर रहा है, ठीक है। यानी 10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × x⁻0 ये लिख सकते हैं। x⁻0 का गुणांक क्या होगा? 10 होगा। ओके, x का ये क्या बच गया? x²। तो x² का गुणांक क्या होगा? तो x² वाले पद पर चले जाएंगे और इसके साथ में जो गुणा में संख्या लिखी होगी वही इसका गुणांक होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखिए अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? आपको ये सारी जो शब्दावली है आपको ध्यान रखनी है, ये आपके बहुत काम में आने वाली है। ओके, देखिए अचर बहुपद, अब अचर का मतलब कांस्टेंट यानी कोई संख्या। ओके, अब उसका बहुपद जैसे इसमें लिखा 2, -5 और 7, क्या ये बहुपद हैं? ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन ये बहुपद हैं। देखिए इसको बहुपद के रूप में बनाते हैं।
मैंने आपको क्या कहा था कि बीजी व्यंजक जिसमें चर होते हैं और चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो देखिए इसमें पूर्ण संख्या है क्या, तो देखिए मैंने ये बहुपद के रूप में लिख दिया है क्या, इसमें चर वेरिएबल भी है और चर भी है, और जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये क्या एक बहुपद हो गया, हो गया। देखिए किस तरह का बहुपद होगा, ये एक अचर बहुपद होगा। ठीक है, -5 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने y में इसको बहुपद बनाना है, इसको मैंने 0 के साथ ऐड कर दिया, तो देखिए ये बीजीय व्यंजक बन चुका है। और इस बीजीय व्यंजक में जो चर है उसकी घात कितनी है, 0, और 0 क्या होती है, एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट यानी अचर बहुपद है। सेम टू सेम अगर इसमें जेड की बात करें, अगर जेड वेरिएबल होगा और यहाँ पर मैंने 3 ऐड कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स यानी कि अचर बहुपद हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपको जो भी संख्याएं दिख रही हैं, आपसे बोल दिया कि बताइए कि 10 एक बहुपद है, 10 एक बहुपद है, बिल्कुल है, तो आप क्या कहोगे, ये अचर बहुपद है। आपसे बोला 100 बहुपद है, बिल्कुल है, लेकिन किस तरह का बहुपद है, एक अचर बहुपद है। आपसे बोला -7, क्या -7 एक बहुपद है, बिल्कुल है, किस तरह का बहुपद है, एक अचर बहुपद है। मैंने आपसे बोला -1/2, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद होगा, देखिए -1/2, आप इसको क्या लिख सकते हो, x⁻0 + 0, इसमें आप 0 लिखोगे, 3 नहीं, क्योंकि कमांड चेंज हो जाएगा फिर 7 का। ओके, तो x⁻0 क्या होगा, 1, तो -1/2 को हम क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल इसका लिख सकते हैं। तो क्या ये बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल है। देखिए मैंने बीजीय व्यंजक में आपको बताया था कि ये चर अचर से मिलकर बना है, तो क्या ये चर अचर दोनों से मिलकर बना है, बिल्कुल। इसमें पावर जो है, घात जो है, वो एक पूर्ण संख्या है क्या, बिल्कुल है, 0 एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या हम इसको एक बहुपद कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये किस तरह का बहुपद रहेगा, एक चर टाइप का, यानी अचर बहुपद इसको कहेंगे। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो जो भी जितने भी नंबर हैं वो आपको एक अचर बहुपद देंगे, लेकिन 0 की बात करें, क्या 0 ये भी एक बहुपद है, हाँ ये भी एक बहुपद है। तो इसको किस तरह का बहुपद कहेंगे, क्या इसको अचर बहुपद कहेंगे, नहीं, इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। तुम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। तो आपसे बात करें कि अगर आपके पेपर में आ जाए, आपको बोले कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो आप क्या करोगे, 0 को ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो अगर आपसे फिर पूछ ले कि इस शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात क्या होगी, अगर ये बहुपद है तो इसमें चर भी होगा, अचर भी होगा, और चर की घात भी कुछ ना कुछ होगी। तो हम इस केस में कहेंगे कि जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। इसका आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कि जो शून्य बहुपद होता है इसकी घात परिभाषित नहीं होती है। ओके, आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आपसे चर की बात करें, जैसे 2 की बात करें, 2 2 की बात की इसने, 2 की बात की, तो क्या 2 एक बहुपद है, आप कहोगे हाँ बहुपद है। किस तरह का बहुपद है, एक अचर बहुपद है, तो इसकी घात कितनी है, तो आप कहोगे कि इसमें हम x⁻0 लिख सकते हैं और साथ में 0 जोड़ सकते हैं। इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 0। तो यानी कि जितने भी अचर बहुपद आपको मिलेंगे उन सब की घात क्या होती है, 0। ठीक है, और शून्य बहुपद की घात क्या होती है, इसकी घात परिभाषित नहीं होती, और अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0। ओके, तो आज की क्लास को इतने ही रखते हैं, इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे, और इसमें कुछ शब्दावली बची हुई है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। ओके, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। अगर आपको कुछ डाउट आए तो मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर देना, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप है तो आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप पर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर जुड़कर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।